हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम संवेग संरक्षण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसके लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? एक कण निकाय स्थिति और दो कण निकाय स्थिति। संवेग संरक्षण में हमें क्या करना है? एक कण के लिए निकालना है स्थिति और दो कण के लिए स्थिति निकालना है। तो सबसे पहले हम संवेग संरक्षण को परिभाषित करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। यानी यदि कोई ये पिंड रखा हुआ है, इस पर हम कोई बल नहीं रखा हुआ है, सिर्फ इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका जो संवेग होगा, इसमें जो जितना भी रैखिक संवेग संरक्षित है वो सब क्या होगा? संरक्षित मतलब नियत बना रहेगा। कैसा रहेगा? नियत बना रहेगा, जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा। ये लिखा है, तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। अब आती है पहली कंडीशन, एक कण निकाय स्थिति। तो क्या होती है एक कण निकाय स्थिति? इसके लिए हम सिद्ध करेंगे। तो हेडिंग बन जाएगी एक कण निकाय स्थिति। लिखेंगे इसे न्यूटन के द्वितीय नियम से सिद्ध करेंगे। एक कण निकाय स्थिति किससे सिद्ध करेंगे? कि न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। कण पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के कैसा होता है? बराबर। ये हम पढ़ चुके हैं। तो कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर, संवेग में परिवर्तन की दर तो पी क्या है? संवेग, और डी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी क्या है? परिवर्तन की दर। यदि कण पर लगने वाला बल शून्य है, क्यों? क्योंकि हमने लिखा भी है अभी परिभाषा में कि यदि निकाय पर कोई बल आरोपित ना हो, तो जब लगने वाला बल का मान क्या है? 0 है, तो F बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 0। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका यहाँ त्रियक गुणा करेंगे, तो डेल्टा टी का 0 में त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी बराबर 0 या डेल्टा पी बराबर 0। तो पी क्या है? संवेग। संवेग संरक्षित है, क्यों? क्योंकि 0 माना है, मतलब नियत आ गया इसका आंसर। तो संवेग क्या रहेगा? संरक्षित, जब हम पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन देखते हैं, अर्थात भी लिख सकते हैं, अतः बाह्य आरोपित न होने पर कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। दूसरी कंडीशन है दो कण निकाय संवेग। लिखेंगे माना कि दो कणों का एक निकाय है, मतलब दो कण मिलकर एक निकाय बना रहे हैं। ठीक है। निकाय मतलब जब आपस में दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलती हैं तो वहां पर निकाय बनता है। तो जिस पर बाह्य बल शून्य है, क्या है? बाह्य बल शून्य है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, लेकिन उन्हें माध्य अन्योन, उनके माध्य मतलब जो पिंड हैं दो, उनके बीच में कौन सी क्रिया हो रही? अन्योन क्रिया। दो पिंडों के मध्य होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया के फलस्वरूप एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो पिंड हैं, एक दूसरे से क्या है? मिले हुए हैं, इन्होंने एक निकाय बना लिया, लेकिन इन पर हम कोई बल नहीं लगा रहे, लेकिन ये वाला पिंड इस पर और ये वाला पिंड इस पर आपस में एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ठीक है, बल लगाते हैं, ये आंतरिक बल कहलाते हैं। इनके बीच में जो बल लग रहे हैं ये क्या है? हमारे आंतरिक बल हैं। हम कोई बल नहीं लगा रहे, लेकिन वे अपने आप एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो ये बल क्या कहलाते हैं? हमारे आंतरिक बल। तथा यह बल अल्प समय के लिए लगते हैं। कितने समय के लिए? अल्प समय के लिए। ठीक है। फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, माना कि एक कण दूसरे कण पर क्या लगा रहा है? एफ वेक्टर 21। अब 21 क्यों लिखा? 21 का मतलब क्या है? इसे पीछे से देखा जाता है। एक कण मतलब पहला कण, ए वाला कण इस पर बल लगा रहा है, तो पहला कण दूसरे कण पर बल लगा रहा है। पीछे से पढ़ेंगे, पहला कण दूसरे कण पर बल लगा रहा है, इसलिए एफ वेक्टर 21। एफ वेक्टर बल है, लेकिन पहला दूसरे पर, इसलिए 21 लिख दिया। ठीक है। तथा दूसरा कण पहले कण पर, अब दूसरा कण लगा रहा है तो दो पीछे आएगा और पहले पर लगा रहा है तो एक आगे आएगा, तो हो जाएगा एफ वेक्टर 12 बल लगाता है। तथा पहले कण के लिए, कौन से कण के लिए? पहले कण के लिए संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा P1 और दूसरे कण के लिए संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा P2 कर लेंगे। ठीक है जी। अलग अलग क्यों मान लिया? क्योंकि दो पिंड है। अब न्यूटन गति के द्वितीय नियम लगाएंगे इसमें। तो हमने पढ़ा है न्यूटन गति के द्वितीय नियम क्या होता है? बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। अब दो कण, इसलिए हम दोनों के लिए कर रहे हैं। पहले कर लेंगे पहले कण के लिए। तो पहले कण पर बल क्या था हमारा? पहले कण पर बल, पहले कण पर, तो देखो दूसरा बल लगाएगा पहले पर, इसलिए पहले कण पर बल बोल रहे हैं। तो दूसरा पहले कण पर बल लगा रहा है, पहले कण के लिए हो जाएगा। ठीक। तो डेल्टा P1 वेक्टर अपॉन डेल्टा T2 जो समय है। ठीक है, समय में परिवर्तन की दर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, समय में परिवर्तन। यहाँ T2 नहीं आएगा, T अकेला रहेगा। ठीक है, समय अलग अलग नहीं है, समय तो समान रहेंगे।
फिर इसके बाद में दूसरे कण पर बल, तो पहला कण दूसरे पर बल लगाएगा, इसलिए एफ वेक्टर 21 डेल्टा P2 बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब हमने न्यूटन गति का तृतीय नियम पढ़ा। न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी यदि एक कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ही उतना बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये लिखा है, देखो, यदि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर भी क्या लगाएगी, बल, लेकिन कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, इसलिए क्या लगा है, माइनस। ठीक है, अब इनके मान रख देंगे, इनके मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, दोनों के मान हमने यहाँ पर रख दिए। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये इस साइड भी ला सकते हैं, जैसा भी आपको सोल्व करना है। तो हम माइनस वाले को इस साइड ले आया, एलसीएम डेल्टा टी ले लिया, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा T2, इसका त्रिया गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर बराबर 0। डेल्टा कॉमन निकाल लिया, बटा में ले गए, तो P1 प्लस P2 बराबर क्या हो गया, 0। देखो इसका मान भी 0 आ गया, मतलब ये भी क्या था, नियत है, नियत या नियतांक लिखा है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसी प्रकार। अब दो लिए हम इसी प्रकार कई पिंड भी ले सकते हैं, 3 4 5 कितने भी पिंड क्यों ना हो, यदि हम उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो उनका रैखिक संवेग क्या रहेगा, संरक्षित ही रहेगा, ध्यान रखना, संरक्षित रहेगा। तो इसी प्रकार लिख दिया P1 प्लस P2 प्लस P3 डट डट कितने भी ले लो, सबका मान कैसा आएगा, नियतांक नियत आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नीचे लिख देंगे, अर्थात बाह्य बलों की अनुपस्थिति में कणों के निकाय का कुल रैखिक संवेग कैसा रहता है, संरक्षित। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बनता है कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो उसका कुल रैखिक संवेग खाली स्थान रहता है, संरक्षित या नियत रहता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा भार को परिभाषित कीजिए। अब आप बहुत से बच्चे सोचते होंगे द्रव्यमान और भार एक ही बात है, नहीं, इनमें भी क्या है, अंतर है। द्रव्यमान और भार क्या है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है, इनमें गहराई से देखा जाए तो बहुत अंतर है। तो जैसे पहले हेडिंग बनाएंगे द्रव्यमान, तो लिखेंगे किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, किसकी पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ध्यान रखना, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है तथा सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। इसकी माप भौतिक तुला से की जाती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर उसके चारों ओर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई वस्तु है उसमें जितनी मात्रा निहित है, आपने देखे होंगे किलो वाले वाट जो अधिकतर यूज होते हैं दुकानों पर, उन पर आसपास के वातावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें जितनी मात्रा निहित रहती है वो इसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट भार। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण, किसके कारण, पृथ्वी के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बल लगता है उसे कहते हैं भार। भार किसके कारण लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन तथा गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। सीजीएस मात्रक डायन क्या होता है, डायन तथा गुरुत्वीय मात्रक ग्राम भार होता है। इसकी माप स्प्रिंग तुला से की जाती है। किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ध्यान रखना, जो भार रहता है वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान सभी जगह कैसा होता है, एक सा होता है। यदि आपका पृथ्वी पर भार अलग है और यदि आप चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे तो आपका भार अलग हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पृथ्वी पर जितना है उतना ही चंद्रमा पर रहेगा। तो ध्यान रखना, भार बदल जाते हैं, स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इसकी माप स्प्रिंग तुला से की जाती है। किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इसका मान उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। किस पर, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W बराबर होता है mg। जो भार है वो ध्यान रखना गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अब एक इसका फॉर्मूला है। फिर इसके बाद में कुछ नोट आते हैं हमारे। ये हमारे कुछ नोट हैं। नोट नंबर 1 है, गैलीलियो के प्रयोग से
यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु में गति बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, किसके अनुसार था? गैलीलियो के अनुसार ये मत था। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने गैलीलियो दूरदर्शी का निर्माण किया था, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट बन जाता है कि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती और उसकी गति बनी रहती है। किसके अनुसार मत था? गैलीलियो के अनुसार। सेकंड है न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम जड़त्व एवं बल की परिभाषा बताता है। यानी जो जड़त्व और बल की परिभाषा है वो न्यूटन की गति की प्रथम नियम की परिभाषा है। और नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में होता है। और बल का आवेग, किसका? बल का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। तो ये हमारे कुछ नोट थे। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट दिख रहा है आंकिक प्रश्न। ब्राह्म अवस्था में 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कितना बल लगाया जाए कि उसका वेग 3 सेकंड में 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाए? कितने सेकंड में? 3 सेकंड में 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। कितना बल लगाया जाए, यानी एफ का मान निकालना है। तो लिख लेंगे, दिया है। अब प्रारंभ में वस्तु का जो वेग है वो तो 0 रहेगा, तो u बराबर 0। एम द्रव्यमान कितना? 5 किलोग्राम। टी समय है 3 सेकंड। और जो अंतिम वेग हो गया है कितना हो गया? 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रारंभ में 0 था लेकिन उस पर हमने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। अब कितना बल लगाया है वो निकालना है कि उसका वेग 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। तो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें मान रख देंगे v का मान कितना है? 9, u का मान 0, ठीक है, प्लस ए, टी का मान 3। ये 0 हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 बराबर ए 3। अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, 3 बटा में चला जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? बल। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सूत्र न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, F बराबर एम ए। तो F बराबर m का मान कितना है? 5 और a का मान कितना आ गया? 3। तो F बराबर 5 दिया 15 न्यूटन। 15 न्यूटन का बल यदि हम उस वस्तु पर लगा देंगे तो उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा? 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक वस्तु का द्रव्यमान 25 kg है, इसका प्रारंभिक वेग 16 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु पर मंदन बल, ऋणात्मक बल क्या कहलाता है? मंदन बल। मंदन बल 50 न्यूटन लगाने से वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी? कितने समय बाद रुक जाएगी? हमें उसका रुकी हुई अवस्था निकालना है, तो समय निकालना। तो लिख लेंगे, दिया है m बराबर 25 kg, u बराबर 16 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। ठीक है, और बल बराबर 50 न्यूटन। माइनस क्यों? क्योंकि मंदन यानी ऋणात्मक ही होता है। ठीक है।